गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी। आज है 3 मार्च और हम डिस्कस करेंगे आज के 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और यूपीएसआई, जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, खासकर यूपीएसआई, यूपीपीएससी, ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को $15 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? जी, सरप्राइज की बात है, जहां पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में अभी भी बरकरार है और उम्मीद की जा रही है कि ये पूरे 2021 तक पूरे साल भर FATF की ग्रे लिस्ट पर रहेगा। वहीं पर पाकिस्तान $15 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है किसी देश को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या नेपाल। तो ये दे रहा है श्रीलंका को $15 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है। सॉफ्ट लोन मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री से, श्रीलंका पर्टिकुलर पाकिस्तान से $15 मिलियन के कुछ चीजें खरीद सकता है, जैसे डिफेंस के कोई सामान खरीद सकता है या फिर उसको किसी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है और वो एज अ लोन ले सकता है और उसको धीरे धीरे चुकाता रहेगा। इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंट्री की डबल फायदा होता है। एक तो आपको लोन तो देना ही पड़ेगा, हाँ कुछ शर्तें कम होती हैं, ब्याज कम होता है, तो लोन तो आपको वापस देगा ही देगा श्रीलंका, लेकिन साथ ही साथ आपको उसी कंट्री से जब आप सामान खरीदेगा तो आपकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो कंट्री देता है उसको इन फ्यूचर फायदा होता है। ये देखिए, पाकिस्तान ऑफर इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, पाकिस्तान ऑफर $15 मिलियन क्रेडिट टू द श्रीलंका फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए, डिफेंस का सामान स्पेशली खरीदने के लिए बोला है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री शाह मोहम्मद कुरैशी हैज सेड दैट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू द इन द मैनेज ऑफ टेररिज्म आर इक्वल इंपॉर्टेंस टू द बोथ पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बोला है कि डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मूव है ये आगे बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ये है $15 मिलियन का क्रेडिट। कहीं कहीं पर आपको $50 मिलियन लिखा हुआ मिलेगा, ये हालांकि गलत है, ये 15 मिलियन है ना कि 50 मिलियन। वो कंफ्यूज होकर कई लोगों ने 50 मिलियन कर दिया, हालांकि ये 15 मिलियन इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया? जी, इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास है। स्प्रिंटर वो होता है जो कि छोटी रेस को भागते हैं, 100 मीटर की रेस होती है, 400 मीटर की रेस होती है, ये सब जो दौड़ते हैं ना उनको बोलते हैं स्प्रिंटर। बहुत है, जैसा कि आपको पता है सबसे तेज धावक कौन है, आप बताइए कमेंट में, सबसे तेज धावक दुनिया का कौन है जिसने 100 मीटर रेस अभी तक रिकॉर्ड है? ठीक है, तो हिमा दास को अभी अभी किस स्टेट का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नियुक्त किया गया है असम का। क्यों नियुक्त किया गया असम का? ये असम की ही रहने वाली है, तो उन्हें असम का डीएसपी फिलहाल नियुक्त किया गया है। देखिए, हिमा दास अपॉइंटेड डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन असम पुलिस। ये है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने खुद इनको अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया। हालांकि ये एक सम्मान, एक एज अ ऑनर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये अब डीएसपी बन जाएंगी और ये अपना जो एथलेटिज्म है वो बंद कर देंगे और रेसिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आगे भी ओलंपिक जो होंगे या अभी जो भी एशियन गेम्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करती रहेंगी और ये ऐसा ऑनर ये दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है हरभजन सिंह भी है हमारे डीएसपी पंजाब के बने थे, तो इस तरह ये एज अ ऑनर दिया जाता है। देखिए, ये है हिमा दास। हिमा दास का निक नेम है ढींग एक्सप्रेस, इसको याद रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को बोला जाता है? हिमा दास को। ठीक है, दूसरा ये देखिए असम की स्प्रिंटर है, इसी वजह से इनको असम में दिया गया। अभी की बात की जाए तो इन्होंने 400 मीटर दौड़ में अभी तक रिकॉर्ड अपने इंडिया की तरफ से बनाया है। 50.79 सेकंड का रिकॉर्ड है 400 मीटर की रेस पूरा करने में, जो कि इन्होंने बनाया था 2018 एशियन गेम जो कि जाकार्ता में आयोजित हुए थे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज इसको हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि कल हमने बताया था 2 मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है। अगर आपको याद है तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से हमने इसको भी इस तरह से फ्रेम किया है कि कभी आपसे सिंगल आ जाए। 2 मिनिस्टर कौन थे? पहले हरदीप सिंह पुरी और दूसरे कौन थे? बताइए आप कमेंट में, नाम जल्दी से बताइए, फिर हम इसमें आगे बताते हैं आपको। एक थे हरदीप सिंह पुरी और दूसरे हैं देखिए श्री रविशंकर प्रसाद।
जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं। और ये हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, कल के लेक्चर में हमने इनको उड्डयन मंत्री बता दिया था, ये पहले उड्डयन मंत्री थे, अभी फिलहाल ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर संभाल रहे हैं। ये देखिए, ये है श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, और ये श्री अजय प्रकाश शाहने जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, अभी अभी ये दो मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी और श्री रविशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्णु नारायण नंबूत्री हाल ही में जिनका निधन हुआ ये कौन थे? देखिए, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि थे, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला है 2014 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ये मलयालम के थे, मलयालम लिटरेचर लिखते थे, और इन्हें मलयालम का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार भी मिला है। देखिए ये क्या लिखा है, जो भी अगर मलयालम को कोई देख रहा है तो बताइएगा ये क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। इच्युतान पुरस्कारम, ये अवार्ड हाईएस्ट, जो कि लिटरेरी का हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम का, ये भी इनको मिला है। अदर अवार्ड भी बहुत सारे इनको मिले, जैसे केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, वल्लाटोल अवार्ड, असम प्राइज, बहुत सारे इनको साहित्य के अवार्ड मिले। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ भी 25 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दी? देखिए फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है? पुष्प प्रसंस्करण केंद्र। देखिए इसमें होता क्या है, आप फूलों को प्रोसेसिंग करके डिफरेंट यूजेस के लिए बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी 2020 में पूरे साल कोरोना था, तो फूलों का अगर बात की जाए, फूलों के बिजनेस का क्या होगा? तो जो फूलों में काम कर रहे थे, फ्लावर्स का जिनका बिजनेस था, शादियों में फ्लावर्स यूज होते हैं या अन्य जगह पर फ्लावर्स जहां जहां यूज होते हैं, वो सारा का सारा बंद हो गया। तो इस तरह देखा जाए, एक तरह से इनका पूरी तरह से बिजनेस ठप हो गया और फूलों का कोई यूज नहीं था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी अभी कर्नाटक की सरकार ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, फूलों से डिफरेंट चीज, जैसे कि आपको पता है फूलों से अगर उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाकर और उसको सौंदर्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बिजनेस कभी ठप नहीं होगा इन फ्यूचर। ठीक है, ये देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। Flower processing center will be able to process the flower and convert them into the value-added products such as flower papers, natural dyes। देखिए नेचुरल कलर भी बनाए जाते हैं इसी से। फ्लावर पेटल पाउडर, देखिए पेटल जो पत्तियां होती हैं उनसे पाउडर बना लिया जाएगा फॉर कॉस्मेटिक यूज। तो इस तरह डिफरेंट यूज कर सकते हैं इससे। हाल ही में कर्नाटक के बागवानी विभाग ने राज्य में फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर IFAB के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और वहीं पर जो इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर है उसके सहयोग से बेंगलोर में बनेगा क्या, फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने महिला कमांडो फोर्स, वुमेन कमांडो फोर्स की शुरुआत की? देखिए ये जो राज्य है ये चौथा राज्य है इस तरह करने वाला। सबसे पहला राज्य था दिल्ली, जिसने 2018 में महिला कमांडो फोर्स की शुरुआत की थी। तो ये चौथा राज्य है और ये राज्य है उत्तराखंड। ये देखिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 कमांडो वुमेन के साथ खड़े हुए हैं और यहां इन्होंने उत्तराखंड में वुमेन कमांडो फोर्स की शुरुआत कर दी। There are 22 well-trained women commandos in the force who can play a big role in training young girls। देखिए ये young girls को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे and in self defense techniques and physical ability, जो कि उन्हें हेल्प करेगी सेल्फ डिफेंस के लिए और उनकी फिजिकल एबिलिटी को मजबूत करने के लिए। पहला जो वुमेन कमांडो था अभी हमने बताया दिल्ली में शुरू किया गया 2018 में, जिसका नाम है ATS स्वात। तो ये भी याद रखिएगा ATS स्वात कहां का है, दिल्ली का है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट चीता पुलिस की शुरुआत किस राज्य ने की? यहां पर चीता पुलिस पहले से थी, उसको स्मार्ट बनाया गया एक तरह से, कुछ उसने स्मार्ट चीजें प्रोवाइड की गई है, इससे वो बन गई स्मार्ट चीता पुलिस। तो अभी भी किस राज्य ने किया? न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो देखिए ये भी शुरुआत की है अभी अभी उत्तराखंड ने। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, देखिए स्मार्ट चीता पुलिस के द्वारा क्या मिलेगा, इनको पिस्टल्स मिल जाएगी छोटी छोटी,
ये सिटी पेट्रोल यूनिट, सीपीयू इसको बोला जाता है, सीपीयू, सिटी पेट्रोल यूनिट की तर्ज पर चीता बनाई गई है। इसके अंदर इनको क्या होगा, वर्दी में इनको क्या मिल जाएगा, बॉडी एंड कैमरा, यानी कि बॉडी में उनके कैमरा लगा रहेगा। मल्टीपर्पज बेल्ट मिल जाएगी जिसके द्वारा वो कई पर्पज सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज आर्म्स मिल जाएंगे, ये देखिए जैसे ये जो पिस्टल होती है शॉर्ट रेंज की होती है, ये सब मिल जाएगा। तो इससे ये पुलिस बन जाती है क्या, स्मार्ट चीता पुलिस। ठीक है, चीता पुलिस का एक यूनिट है वहां चीता पुलिस की, और जब उनको स्मार्ट ये जो इक्विपमेंट मिल जाते हैं इससे बन जाता है वो स्मार्ट चीता पुलिस। इसके द्वारा देखिए अभी अभी जो शुरुआत की गई वो 120 पुरुष और 30 महिला, यानी टोटल 150 लोगों को शुरुआत में ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिनों की ट्रेनिंग है, उसके बाद से ये धीरे से बढ़ा दिया जाएगा। उत्तराखंड के महानिदेशक की बात की जाए तो वो है अशोक कुमार इस समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई लिस्ट के अनुसार भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2020 में कौन सा देश रहा। देखिए आपको पता होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर जानकर काफी हैरान होंगे, क्योंकि आपको पता है 2020 में इंडिया और चाइना की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में बैन था, बिजनेस बैन था। आपने देखा भारत ने चाइना के बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया और बहुत सारी चीजों को आयात बंद कर दिया। लेकिन फिर भी आपको बता दें, जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2020 रहा वो रहा चाइना। इसके पहले यूएसए हुआ करता था, बट चाइना ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया और चाइना इस समय इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। देखिए ये है न्यूज इकोनॉमिक्स का, चाइना टॉपेल यूएस इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2020। चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ते हुए ट्रेडिंग पार्टनर की रैंक हासिल की। अब देखिए इंडिया की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने 2020 में अपने एक्सपोर्ट को 11% बढ़ा दिया, एक बड़ा इंक्रीमेंट है, 11% इंक्रीमेंट दिया जो कि $19 बिलियन के करीब होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, इतने बड़े निर्यात के बावजूद भी इंडिया चाइना से $40 बिलियन अभी पीछे है, यानी कि चाइना इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू इंडिया। अगर इंडिया अगर 100 सामान चाइना को बेचता है तो चाइना इंडिया को 140 सामान बेचता है, यानी कि चाइना अभी भी इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है। $40 बिलियन का डेफिसिट है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 220 चाइनीज ऐप को बैन किया, जिससे कि देखा जाए थोड़ा इसी वजह से गिरावट आई है। पहले ये गैप बहुत ज्यादा था, अब केवल गैप रह गया कितना, $40 बिलियन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय को यूएसए द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया। जी, ये अवार्ड दिया जाता है करप्शन के खिलाफ जो लोग कुछ लोग लड़ रहे होते हैं उनको सम्मान में दिया जाता है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। तो ये सम्मान अभी अभी दिया गया आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को। जी हाँ, ये आरटीआई में काम करती है, इंडियन में। अच्छा, ये अवार्ड सिर्फ इन्हीं को नहीं मिला है, टोटल 22 लोगों को मिला है, जिसमें कि एक है अंजलि भारद्वाज जो कि एकमात्र भारतीय है। ये देखिए, ये है अंजलि भारद्वाज, ये है आरटीआई एक्टिविस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज। सॉरी, 22 लोग को नहीं, 12 लोग को दिया गया है, टोटल 12 लोग को दिया गया यूएस के द्वारा। और इस अवार्ड ये किन्हें दिया जाता है, देखिए इसको अभी अभी उनके जो सेक्रेटरी हैं अटॉर्नी जनरल जो है ब्लिंकिन ने बोला है कि ये अवार्ड देते हैं हु हैव वर्कड टायरलेसली ऑफन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी टू डिफेंड द ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता को लाते हैं बिना थके हुए, बिना डरे हुए, कम्बैट करप्शन से, भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी इन देयर ओन कंट्रीज, अपने देश में करप्शन को कम करने के लिए। तो ये उन्हें पर्टिकुलर सम्मानित किया जाता है। तो इन्हें अंजलि भारद्वाज को दिया गया यूएसए द्वारा एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, हमारे चैनल पर यूपीएसआई का टारगेटेड क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। इसमें आपको पूरा बेसिक लेवल से थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। हिस्ट्री क्लास आज ही से शुरू हो जाएगी, आज शाम को 6 बजे हिस्ट्री क्लास आएगी और मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर क्लास चल रही है। मैथ की क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।